नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। पाकिस्तान का लाख बुरा हो जाए, बिजली गिर जाए या लोग भूख से मर जाएं, लेकिन वहां के हुक्मरानों की फितरत नहीं बदलने वाली। एक बार फिर ऐसा हुआ है जब वहां कातिलों को अभयदान देने की बात की जा रही है। उधर भारत और रूस की दोस्ती जो और मजबूत हो रही है, उस पर चीन चिढ़ा बैठा है। आज हम अपने इस खास शो में इन्हीं मुद्दों की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। तीन दिसंबर को पाकिस्तान के सियालकोट में श्रीलंका के एक नागरिक को ईश निंदा के आरोप में मार डाला गया। इमरान सरकार ने आरोपियों को सजा देने का ऐलान भी किया, लेकिन अब उन्हीं की सरकार में मंत्री परवेज खटक ने कट्टरपंथियों की हिमायत करते हुए इस हत्याकांड में शामिल आरोपियों का बचाव किया। परवेज खटक ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया पाकिस्तान की मजम्मत कर रही है। हड्डियों का चूरा बनाया, बीच चौराहे पर जलाया। अब इमरान के वजीर ने कट्टरपंथियों को बचाया। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। 3 दिसंबर को पाकिस्तान के सियालकोट में एक श्रीलंकाई नागरिक को कट्टरपंथियों की भीड़ ईश निंदा के आरोप में सजाए मौत देती है। सियालकोट शहर में पूरी दुनिया के सामने श्रीलंका के नागरिक प्रियंथा को बीच चौराहे पर जला दिया जाता है। उन्मादी नारों के बीच कट्टरपंथी अपने इस कुकृत्य पर दम भरते नजर आते हैं। कोई सेल्फी लेता दिखता है तो कोई इस हैवानियत का वीडियो बनाता नजर आता है। घंटों बीत जाते हैं, प्रियंथा का शरीर जलकर राख हो जाता है। श्रीलंका और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के इस रक्त चरित्र पर हाहाकार मच जाता है। तब जाकर इमरान खान नींद से जागते हैं, जनाब ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों को सजा दी जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान की सरकार ने 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ आतंकवाद के आरोपों में मामला दर्ज किया। 124 लोगों की गिरफ्तारी की और 13 प्रमुख संदिग्धों की पहचान भी की गई। ऐसा लगने लगा कि इमरान खान ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है। नियाजी का निजाम कानून हाथ में लेने वाले कट्टरपंथियों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी सामने आते हैं इमरान सरकार में रक्षा मंत्री की हैसियत रखने वाले परवेज खटक। 80 के दशक में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले परवेज खटक पाकिस्तान की सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके परवेज खटक 3 साल से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं। लेकिन परवेज खटक भी उसी कट्टरपंथी विचारधारा के पैरोकार हैं जिसके लिए पाकिस्तान कुख्यात है। तो एक विदेशी नागरिक को ईश निंदा के आरोप में मारना और उसे जला डालना परवेज खटक की नजर में बहुत बड़ा अपराध नहीं है। ये तो नौजवानों का जोश और इस्लामी दीन के लिए उनकी मोहब्बत का नतीजा है। बच्चे हैं, बड़े होते हैं, इस्लामी दीन है, सोच ज़्यादा है, जोश में आ जाते हैं, जज्बे में वो काम कर लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये किया तो ये हो गया। ये हर एक अपनी सोच है। वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि इस्लाम के खिलाफ काम, ये जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते हैं। दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि 40 साल के श्रीलंकाई नागरिक प्रियंथा की खोपड़ी और जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। शरीर के लगभग सभी अंग, लीवर, पेट और किडनी पर मारपीट का असर पड़ा था।
पैर के एक पंजे की हड्डी को छोड़कर पूरे शरीर की हड्डियां टूट गई थी। यही नहीं, प्रियंका दियावदाना का 99% शरीर जल चुका था। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की माने तो इस हैवानियत को अंजाम देने वाले जोश में थे और दीन के प्रति अपने ईमान का परिचय दे रहे थे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने तो यहां तक कह दिया कि इस वारदात की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। वो होता है, आप जब स्कूल कॉलेज में थे, आप जज्बा था आप में? था कि नहीं था? ये ना कहें, मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। लेकिन बढ़ते जाते ज़िंदगी जब हम आगे पहुँचे, हमें फिर रियलाइज़ किया कि ये जो जज्बा है इसको संभाल के रखना है। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत पर डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पाकिस्तान की सरकार एक विदेशी नागरिक की जान नहीं बचा पाती। पाकिस्तान की पुलिस और सेना कट्टरपंथियों की भीड़ को नहीं रोक पाती। और जब इमरान सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तो उनके वजीर कट्टरपंथियों की वकालत करने के साथ उनकी कारगुजारियों को जायज ठहराने लगते हैं। जबकि हकीकत तो यह है कि प्रियंका दियावदाना पर लगाया गया ईश निंदा का आरोप झूठा था। पाकिस्तान मीडिया में ही आई खबरों के मुताबिक प्रियंका के मारे जाने की वजह उनका मजदूरों से पुराना विवाद था। प्रियंका ने फैक्ट्री में लगा एक स्टिकर हटाकर कूड़ेदान में डाल दिया था। यह स्टिकर उर्दू में था, इसलिए प्रियंका इसे समझ नहीं पाई। इस घटना का वहां मौजूद कुछ मजदूरों ने फायदा उठाने की कोशिश की। कट्टरपंथियों ने प्रियंका पर ईश निंदा का आरोप लगाया और उन्हें मार डाला। तो नॉर्मली हमारे इधर लगे होते हैं, कोई ऐसा क्यों मुतारक नहीं था? वो तो सफाई के हवाले से, क्योंकि हमारे कस्टमर आते हैं तो वो ये चीजें जो है ना गैर जरूरी चीजें, वो मशीनें हो या एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक हो, जो दूसरे गवर्नमेंट पड़े वो सारे उठवा देते। आपके कहने का मतलब ये है कि उनको वो उर्दू पढ़ सकते थे, ना लिख सकते थे, कुछ भी नहीं थे वो पढ़ नहीं। अच्छा। ईश निंदा का कानून अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था। 1947 में विभाजन के बाद पाकिस्तान ने ईश निंदा कानून को जारी रखा। यही नहीं, 1980 से 1986 के बीच इस कानून को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1987 से 2018 तक मुसलमानों के खिलाफ 776, अहमदिया समुदाय के खिलाफ 505, ईसाइयों के खिलाफ 226 और हिंदुओं के खिलाफ 30 ईश निंदा के मामले सामने आए। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से किसी को भी मौत की सजा नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट से बाहर अब तक 78 लोगों की हत्या की जा चुकी है। पाकिस्तान में इस तरह के जो ईश निंदा जो एक्ट है उसके तहत सबसे ज़्यादा जो टारगेट होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होती हैं, अल्पसंख्यक ही होते हैं। चाहे वो हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद जो है अहमदिया, क्रिश्चियन, यही नहीं बल्कि मुसलमानों के अंदर जो दूसरे सेक्ट्स हैं जैसे शिया है या सूफी सेक्ट्स हैं, उनको भी टारगेट वहाँ पे किया जाता है। जाहिर है पाकिस्तान में ईश निंदा कानून दरअसल एक हथियार है जिसके जरिए बेकसूर लोगों को फंसाने के साथ अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। लेकिन श्रीलंकाई नागरिक को जिस तरह कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरी दुनिया के सामने मौत की सजा दी, उसके बाद से पाकिस्तान इस कानून को लेकर कटघरे में खड़ा है। पाकिस्तान की हुकूमत को जवाब देते नहीं बन रहा और इमरान के वजीर ही उनकी परेशानी बढ़ाने का काम करते नजर आ रहे हैं। और अब बात भारत और रूस के बीच मैत्री संवाद की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भारत आकर यह दिखा दिया कि भारत रूस का भरोसेमंद दोस्त है और इस दोस्ती की मिठास किसी भी काल में कम नहीं होने वाली। रूस की दशकों पुरानी दोस्ती में एक नया अध्याय सोमवार को दिल्ली में तब लिखा गया जब भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से मुलाकात की।
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाकर दुनिया को इस मजबूत दोस्ती का एहसास कराया। इस वर्ष 1971 के ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है, उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। पीएम मोदी से मिलने रूस के राष्ट्रपति खास तौर पर उस वक्त भारत आए हैं जब दुनिया पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और दुनिया के वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं। कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। इस मुलाकात पर पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कई दशकों में कई बदलाव आए, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती अटूट बनी रही और दोनों ने एक दूसरे का ख्याल भी रखा। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई पहली डायलॉग पर खुशी जाहिर की और कहा कि इससे दोनों देशों में सहयोग और बढ़ेगा। एक्सीलेंसी 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने जानकारी दी कि अफगानिस्तान और दूसरे विषयों पर भी दोनों देश लगातार संपर्क में रहे। आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए 2025 तक $30 बिलियन का व्यापार और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आपसी सहयोग से रक्षा सौदे मजबूत होने की बात भी यहाँ पीएम मोदी ने कही। विभिन्न सेक्टरों में आज हुए हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। यहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा कि उन्हें भारत का दौरा करके बहुत खुशी हो रही है और रूस भारत को एक महान शक्ति, भरोसेमंद दोस्त के रूप में देखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भारत और रूस की दोस्ती मजबूत हो रही है और उधर इस दोस्ती से ड्रैगन चिढ़ा हुआ है। दरअसल भारत रूस की 21वीं वार्षिक बैठक के लिए जिस तरह से पुतिन खुद भारत आए और यहां जिस तरह से पहली बार दोनों देशों के बीच 2+2 की बातचीत हुई, उसने चीन को मिर्ची लग गई। आइए दिखाते हैं चीन को लगी इस मिर्ची की वजह क्या है। भारत रूस की दोस्ती से डरा ड्रैगन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन हुआ बेदम। वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव। 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पुरानी दोस्ती को नया आयाम देने की कोशिश हुई। आपसी सहयोग को बढ़ाने पर बात हुई। रक्षा के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने की कवायद हुई।
भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच संवाद हुआ। पहली बार रूस के साथ 2+2 बैठक हुई, लेकिन भारत और रूस की नजदीकियों से चीन को मिर्ची लग गई। भारत के खिलाफ चीन के कान भरने वाले ड्रैगन के सीने पर सांप लौटने लगे। दरअसल भारत और रूस के बीच 3 अहम समझौते हुए। पहला समझौता हुआ क्लाशनिकोव सीरीज के छोटे हथियारों के निर्माण पर। दूसरा समझौता हुआ इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद पर। और तीसरा समझौता हुआ 2021 से 2031 तक सैन्य तकनीक के सहयोग। इन तमाम समझौतों में सबसे खास है 6 लाख असॉल्ट राइफल की खरीद, जिसका सबसे अहम पहलू यह है कि 5100 करोड़ रुपए की लागत से इन 6 लाख असॉल्ट राइफल का उत्पादन देश में ही होगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में ये राइफल बनाए जाएंगे, जिससे न सिर्फ LOC बल्कि चीन से लगती सीमा यानी कि LAC पर भी भारतीय सेना की ताकत में इजाफा होगा। AK सीरीज की अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 से भारतीय जवान लैस होंगे और किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। सबके साथ दोस्ती, हमारी दोस्ती अमेरिका के साथ बन गई है पक्की डिफेंस पार्टनर, रशिया के साथ डिफेंस पार्टनर, फ्रांस के साथ, इजराइल के साथ, UAE के साथ, जापान के साथ। तो वो कह रहे हैं मल्टीलैटरलिज्म, मैं उसको कहूं जैसा इंद्रधनुष होता है, 7 रंग होते हैं उसमें, वो भारत का फॉरेन पॉलिसी है कि हम अभी बढ़ गए आगे और हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे। दुश्मनी हमारी किसी के साथ नहीं है, लेकिन चीन को हम संभालने करेंगे, इसलिए क्वाड वगैरह पैक्स और हो रहे हैं और FCO में भी हम हैं, रशिया के साथ, चाइना के साथ, जिसमें पाकिस्तान भी है।